नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का एकेडमिक ज्ञान सेतु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग घटनासार का आर्थिक घटनाक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, इसका सारांश प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, हम जो है मानचित्र के माध्यम से सारे जो है जितने भी फिगर्स आएंगे उनको मानचित्र और चित्रों के माध्यम से भी जो है हल करते चलेंगे, जिससे कि भूगोल में जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है उसका भी समाधान यहाँ पर हम लोग ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्थिक घटनाक्रम। ये पहला जो है इस सीरीज की पहली जो है इकाई है, पहली सीरीज है। तो आर्थिक घटनाक्रम में जो है देखते हैं हम लोग गूगल के भारत में निवेश की योजना। देखिए, गूगल एक बहुत बड़ी जो है कंपनी है वर्ल्ड वाइड, तो इसने भारत में निवेश की जो योजना बनाई है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न जो है आजकल कुछ इस तरीके से आते हैं, कथन और कारण और कुछ 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न इसमें से बनता है। अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत 75 करोड़ रुपए, लगभग $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। किसने? गूगल ने। भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। और शिक्षा के क्षेत्र में सीबीएसई के माध्यम से, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, सीबीएसई के माध्यम से 22,000 स्कूलों के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई है इसने। और दूरदर्शन पर प्रशिक्षण श्रृंखला के माध्यम से छोटे कारोबारियों को डिजिटल ढंग से प्रशिक्षित करना, ये भी इसके फ्यूचर प्लान में शामिल है। और उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते स्मार्टफोन तैयार करना भी इसके जो है फ्यूचर प्लान में शामिल है। और इस सब चीज़ों के लिए जो है सुंदर पिचई, जो कि गूगल के मुख्य सीईओ हैं, ये भारतीय मूल के हैं, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप यानी मुद्रा की अदला बदली का समझौता किया है? यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के आरबीआई ने अभी हाल ही में किस देश के साथ में करेंसी स्वैप का समझौता किया है? तो ये श्रीलंका के साथ किया है। कितने? $400 मिलियन का, जो कि 2022 तक ये मान्य होगा। ठीक है, अब हम श्रीलंका पे कुछ जो है मानचित्र वर्क भी कर लेते हैं। देखिए, हमारा ये है श्रीलंका, जो भारत के बिल्कुल जो है पड़ोसी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है, लेकिन ये मुख्य भूमि पर नहीं है भारत की सीमावर्ती सीमा इससे नहीं लगती है। और देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा मानचित्र वर्क में भूगोल में पूछे जाते हैं। देखिए, ये भारत की जो मुख्य भूमि है ये है मंडपम, यहाँ तक है। फिर इसका विस्तार जो है धनुषकोटी तक है। धनुषकोटी तक जो है भारत का विस्तार है। इसी में जो है पम्बन द्वीप है, रामेश्वरम है और फिर धनुषकोटी है। और इसके बाद शुरू हो जाता है आपका आदम ब्रिज, इसके बाद ये आदम ब्रिज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आदम ब्रिज से जुड़ा हुआ है श्रीलंका। भारत से किससे जुड़ा हुआ है? आदम ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका का। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। और कुछ लोग कोलंबो मानते हैं, लेकिन कोलंबो नहीं है, श्री जयवर्धनपुरे है भारत की राजधानी, वो श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे कुछ स्टेट हैं, कुछ गल्फ हैं और कुछ खाड़ियाँ हैं, उनको देखते हैं। देखिए, इधर तो ये है बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है इधर तो। और बे ऑफ बंगाल को कौन अलग करता है? जो है पाक स्टेट अलग करता है। किससे? पाल्क बे से। बे ऑफ बंगाल को अलग करने वाला स्टेट क्या है? पाल्क स्टेट, इसे ध्यान रखना। और गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे के बीच क्या है? आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज किसको अलग करता है? पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाल्क बे पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों खाड़ियाँ जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। और इन दोनों खाड़ियों को अलग करने वाला क्या है? आदम ब्रिज है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है श्रीलंका के बारे में हो गए।
मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश बना है। ये ध्यान रखना है, मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन WTO का 25वां ऑब्जर्वर देश बना है। अब देखिए मध्य एशियाई देश जो मुख्य रूप से 5 देश हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इनको भी मानचित्र वर्ग में देख लेते हैं। मध्य एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो ये है मध्य एशियाई देश, जिसके अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान जो हम देख रहे थे, तुर्कमेनिस्तान जो कि अभी WTO का 25वां पर्यवेक्षक बना है, ये है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और ये है उज़्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। और ये है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। राजधानी मिलाने के लिए आ जाता है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। और ये है ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे है। और ये है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना है। तो ये 5 मुख्य जो है मध्य एशियाई देश हैं, जिनकी राजधानी मिलाने के लिए आती रहती है। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इनकी राजधानी आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। और ताजिकिस्तान की दुशांबे है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके पहले हमने जो है कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की सीमाओं के बारे में चर्चा किया था। यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, जिससे रिवाइज हो जाए हमारा। तो इधर जो है ये आपका रूस है, और ये अज़रबैजान है, इधर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, और ये कजाकिस्तान है। तो ये 5 देशों की सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान और रूस। और ये अरल सागर है। अरल सागर का विस्तार 2 देशों में पाया जाता है, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक। तो ये याद रखना। अगले फैक्ट की तरफ आते हैं। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, इसको ग्रेटी भी कहते हैं, GRETI, ग्रेटी जारी करने वाला जो है संस्थान है JLL यानी जॉस लैंग लॉसेल। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इसमें 99 देश और 163 शहरों को शामिल किया गया है। ग्रेटी सूचकांक में जो शामिल शीर्ष देश हैं, इसमें है ब्रिटेन पहले नंबर पे, USA, फिर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो ग्रेटी सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटेन है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? 99 रैंक के साथ लीबिया है सबसे निचले पायदान पर, फिर इथोपिया है और फिर इराक है, ठीक। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है ग्रेटी सूचकांक में 2020 में 34वां स्थान है। कितना? 34th है। और ये लगातार जो है इसमें हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा है। 2018 में ये 35वां था, 2016 में 36वां था, और 2014 में 39वां था। तो ये लगातार जो है इसमें बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। तो JLL इंडिया ने इसने क्या बताया है, इसके पीछे कारण क्या बताया है? इसने बताया कि भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ढांचे में सुधार के कारण निवेशक जो है आकर्षित हुए हैं, ऐसा इसने कारण बताया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट का नाम है विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति। इसके अनुसार भारत में 2004 से 6 के मुकाबले 2017 से 19 में कुपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ की कमी आई है। यानी 2004 से 6 में जो है 24.94 करोड़ लोग कुपोषित थे, जो कि लगभग 21.7% थे। कितने थे? 2004-06 में 24.94%, जो करीब बैठता है 21.7%। और 2017 से 19 के में जो है 18.92 करोड़ लोग कुपोषित रहे, यानी कुपोषण की संख्या में कमी आई है, जो कि लगभग 14% रह गई है। तो इस प्रकार से लगभग 6 करोड़ की कमी आई है। पूरे विश्व में लगभग 6 करोड़ लोग 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं। 2018 के मुकाबले इसमें 1 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो विश्व के मुकाबले भारत में कुपोषण की संख्या में गिरावट आई है, ठीक है। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने रेल जो है
जोन हैं, भारत में कितने रेल जोन हैं, इनको आप कमेंट करके बताइए। तो पश्चिमी रेलवे ने जो है 10 जून 2020 को OHE लाइन, जो OHE लाइन जो मतलब जिस इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं जिससे ट्रेन चलती है उसको OHE लाइन बोलते हैं। तो विद्युतीकृत क्षेत्र पर विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि भारत का ये पहला, विश्व में सबसे पहला जो है ट्रायल है, सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन किसने चलाई है? भारत ने। वो भी किस लाइन पर? जो विद्युतीकृत लाइन होते हैं, OHE लाइन होते हैं उस पर। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली है? तो गुजरात राज्य में पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच चलाई गई है। ये आप चित्र देख सकते हैं। और इसके जो है ये है डबल स्टैक जो है कंटेनर ट्रेन, देख रहे हो, ये कंटेनर ये है और ये कंटेनर ये है। अब इसके ऊपर ये OHE लाइन है, ये OHE लाइन है। तो कितना ये मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय रेलवे ने ये करके दिखाया है। अब बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसको जारी किया है FSSAI ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किया है 7 जून 2020 को। और 7 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। याद रखना, 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो 7 जून 2020 को सूचकांक जारी किया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसको 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है। तो बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर और मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक। वर्ष 2019-20 में बागवानी फसलों यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी हुआ है। ये किसने जारी किया है? कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बागवानी उत्पादों के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो बागवानी फसलों के अधीन जो क्षेत्र और उत्पादन है वो 2018-19 में 25.43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था और 2019-20 में 25.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो बहुत ही माइन्यूट चेंज है, 0.9% इसमें परिवर्तन हुआ है। और उत्पादन की अगर बात करें तो बागवानी फसलों के उत्पादन में जो कि 2018-19 में 310.74 मिलियन टन था और इसमें 320.48 मिलियन टन का अग्रिम अनुमान लगाया गया है 2019-20 में, जो कि 3.13% परिवर्तन वृद्धि को दर्शाता है। और बागानी क्या होता है? देखिए, बागवानी फसलों में इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागानी या बागाती को प्लांटेशन बोलते हैं। तो प्लांटेशन यानी बागानी फसलों के उत्पादन में कमी आई है। 2018-19 में 16.35 मिलियन टन था, तो 2019-20 में जो इसमें अनुमान लगाया गया है 16.24 मिलियन टन, यानी कि लगभग जो है थोड़े मात्रा में इसमें गिरावट आई है। किसमें? प्लांटेशन में। लेकिन बागवानी में वृद्धि हुई है। ठीक है। अब हम प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान देखेंगे। कुछ प्रमुख फसल हैं और इसे अग्रिम अनुमान जिसने लगाया है कौन है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2019-20 के प्रमुख फसलों का अग्रिम अनुमान 15 मई 2020 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 15 मई 2020 को। देखते हैं कौन कौन से फसल हैं। इसमें जो है हमने टेबल बनाया है 2018-19 में जो वास्तविक उत्पादन प्राप्त हुआ था वो, और तीसरा अग्रिम अनुमान 2019-20 में ये, और इसमें कितना प्रतिशत जो है कितना मिलियन टन परिवर्तन हुआ है। तो कुल खाद्यान्न की अगर बात करें तो 285.21 मिलियन टन 2018-19 में वास्तविक उत्पादन हुआ था। तो ये आंकड़ा याद रखना है, 2018-19 का जो वास्तविक उत्पादन हुआ था कुल खाद्यान्न में 285.21 मिलियन टन हुआ था। क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पुराने भी पूछता है, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक एक्चुअल उत्पादन है, तो ये जो है पूछा जा सकता है। लेकिन जो अनुमान लगाया गया है तीसरा अग्रिम अनुमान 2019-20 के लगाया गया है 295.67 मिलियन टन। और परिवर्तन वृद्धि की बात करें तो 10.46 मिलियन टन
परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है। और चावल जो कि अब खाद्यान्न में सबसे प्रमुख फसल चावल है, इसका सबसे अधिक, ये सीरियल से लगाने के लिए आ सकता है, तो चावल सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो 116.48 मिलियन टन जो है 2018-19 में वास्तविक उत्पादन हुआ था, और जो अनुमान लगाया गया 2019-20 के लिए 117.94 मिलियन टन, यानी कि लगभग 1.46 मिलियन टन इसमें वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं 103.60 मिलियन टन था 2018-19 में, और 19-20 में जो अनुमान लगाया है कि 107.18 मिलियन टन। और परिवर्तन वृद्धि की बात करें तो 3.58 मिलियन टन वृद्धि हुआ है, यानी चावल की अपेक्षा गेहूं में वृद्धि ज़्यादा हुई है। और पौष्टिक और मोटे अनाज की बात करें तो 43.06 मिलियन टन उत्पादन हुआ था 2018-19 में वास्तविक उत्पादन, और अनुमान लगाया गया 47.54 मिलियन टन, यानी लगभग 4.48 मिलियन टन वृद्धि होने का अनुमान है। और दलहन की बात करें तो दलहन में 22.08 मिलियन टन उत्पादन हुआ था 2018-19 में, और अभी अनुमान जो लगाया गया 19-20 के लिए 23.01 मिलियन टन, लगभग 1 मिलियन टन वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और तिलहन की अगर बात करें तो 31.52 मिलियन टन 18-19 का उत्पादन रहा है, और 33.50 मिलियन टन 19-20 का अनुमान है, लगभग 1.98 मिलियन टन वृद्धि का अनुमान है। और गन्ना देखिए, गन्ने में जो है गिरावट आई है, 405.42 मिलियन टन जो है गन्ने का उत्पादन हुआ था 2018-19 में, और 2019-20 में अनुमान लगाया गया 358.14 मिलियन टन, तो इसमें लगभग 47.28 मिलियन टन की गिरावट आई है। और कपास की बात करें तो 28.404 मिलियन गांठें जो है उत्पादन हुआ था 2018-19 में, और 36.05 मिलियन टन अनुमान लगाया गया है गांठों का जो है प्राप्त होने का। और इसमें परिवर्तन वृद्धि दर जो दर्ज हुई है 8.01 मिलियन गांठें वृद्धि होने की जो है अनुमान लगाया गया है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर पूर्ण होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।